दोस्तों नमस्कार। मोदी जी और शाह जी से एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी ऐसी गलतियां हो गई जिसमें से कुछ की चर्चा मैं आज आपके साथ करूंगा। जो ऐसी चर्चा निकल करके आ रही है, आपको क्या लगता है मोदी जी कैसे पीएम बने थे? वो क्या ऐसी चीज़ें थी या वो क्या ऐसे फैक्टर थे जो मोदी जी के पक्ष में चले गए? यानी 2014 के आसपास में ऐसी क्या चीज़ें हो गई थी कि उनकी जो सीटें थी वो 116 से 282 पहुंच गई। आखिर कुछ फैक्टर तो ऐसे रहे होंगे जिनमें बदलाव हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो बदल गई, या जो विचारधारा थी जनता की वो बदल गई, उनका अट्रैक्शन मोदी जी हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कोई वर्ग इधर से उधर हुआ होगा, किसी का वोट बैंक कटा होगा, किसी के वोट बैंक से जाके मिल गया होगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हुई थी। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और इतना ही नहीं, एक जो नई चर्चा निकल करके आ गई है कि मोदी जी ने गलती कर दी, अमित शाह जी ने गलती कर दी ओबीसी को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर के। तो उस पर भी एक ऐसा खुलासा जो अभी तक किसी और ने नहीं, वो दूसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ों पर बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनको शामिल नहीं किया तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। बहरहाल ऐसा नहीं है। इनके सिवा एक दो और संभावनाएं हैं जिस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, और उसी के होने की उम्मीद सबसे अधिक है, जिसकी चर्चा आपको 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन के बाद मीडिया में भी निकल करके आएगी और अन्य जगहों पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बहरहाल मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि वो सारी क्या चीज़ें हैं ऐसी जो भविष्य में होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। यानी मोदी जी जो ये सारे बिल और ये सारे ABCD हो रहा है, जो चाहे वो विधुड़ी जी हों, चाहे ये हों, चाहे ये जितनी भी चीज़ें अमृतकाल में हो रही हों, इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या परिणाम होगा, इसका भविष्य में क्या होने वाला है, वो मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। कहीं मत जाइए, फटाफट लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इससे हमको थोड़ा सा आपकी तरफ से सहयोग मिल जाएगा। तो एक दो चीज़ें, थोड़ा सा आंकड़ा आप ज़रा सा देख लीजिए कि हालांकि इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए, पर फिर भी एक समझने के लिए, ताकि आप जो ये डिटेल है वो आप समझ पाएँ अच्छे से। 20% करीब मुस्लिम हैं, 80% करीब हिंदू हैं, उसमें से करीब 20% आप दलित और 20% सवर्ण, करीब करीब, यानी करीब 21% आपको दलित मिल जाएंगे और करीब 18-19% आपके सवर्ण मिल जाते हैं। तो 20-20 मान लीजिए कि 20% इधर से, 20% उधर से, दोनों तरफ से कट, बीच में बच गया सीधे सीधे 40%, यानी OBC, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा जो उसमें है। तो आप इनको आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक, ये डाटा। और इसके बाद ये जो 40% है, इसी की जो इधर उधर हुआ था मामला, जो आपको मैं बताया कि 2009 में जो 116 सीटें थी वो 2014 में 282 हो गई, देख सकते हैं आप इसे। 2019 में ये 303 हो गई, और वोट परसेंट किस तरीके से बढ़ा है वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो 2009 में जो वोट परसेंट था वो था 18.80%, और इसमें सीट आई थी 116। लेकिन 2014 में यदि आप देखेंगे तो वोट परसेंट सीधा 31% पहुँच गया और सीटें आई 282, यानी सरकार बन गई। 12.02% की वृद्धि हुई वोट परसेंटेज में। इसके बाद 2019 में इससे भी ज़्यादा जो है, सोचिए 37% जी। तो 2009 की अपेक्षा जो है 18.56% वोट बढ़ गया, यानी 2014 में 12.02 और 2019 में 18.56% वोट जो है वो भाजपा का बढ़ जाता है, और सीटें आपकी हो जाती हैं 303। OBC को सोशल इंजीनियरिंग से साधने का सुझाव जो था वो बहुत समय पहले RSS के एक थिंक टैंक के एक मेंबर थे गोविंदाचार्य जी, उन्होंने 1990 में दिया था। सुझाव दिया गया था आडवाणी जी को, अटल बिहारी जी को, लेकिन उस समय इस पर बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक से हो नहीं पाया था। आडवाणी जी इस चीज़ से सहमत थे और इसे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया गया धीरे धीरे। बीच में और भी कई सारी चीज़ें हुई और कई सारे प्रयोग हुए, लेकिन इसके बाद इसी एक फार्मूला जो ये इनका गोविंदाचार्य जी का है, इसी फार्मूले के बाद कई सारे ऐसे लीडर उभरे जो OBC से थे, यानी बैकवर्ड लीडर जो थे वो उभर करके सामने आए। उसमें से 2-3 मैं नाम आपको बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ों को समझ भी पाएंगे। यूपी में आपके कल्याण सिंह, MP में आपके उमा भारती जी हैं, बिहार में आपके सुशील मोदी जी हैं, MP में ये आपके शिवराज जी हैं, और यहाँ तक कि गुजरात में मोदी जी भी बैकवर्ड क्लास से ही आते हैं। साउथ में भी बंगारू जी जैसे ऐसे कई नाम निकल करके आते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ये गोविंदाचार्य जी के सुझाव के आधार पर धीरे धीरे आगे किया गया। और उसमें इनका यही कहना था, यानी गोविंदाचार्य जी का, कि सिर्फ जो एक थोड़ा वोट हमारे साथ है, यानी जो थोड़े लोग हैं, इनके आधार पर काम हमारा नहीं चलेगा, यानी हमें और लोगों को ऐड करना पड़ेगा। और लोगों में हमें जो कांसीराम जी के साथ में जो दलित वोट जो जुड़ा हुआ है उन्हें भी साथ ले आना पड़ेगा। जो OBC वोट है, यानी OBC के इस दौर में यदि आप देखेंगे तो कई सारे उनके बड़े शानदार लीडर रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम था OBC वोट बैंक में इधर से उधर जो परिवर्तन हुआ, यानी जो वोट इनके साथ जुड़ता चला गया,
जी। और इसे देखकर आप समझ भी गए होंगे कि मोदी जी के पीएम बनने के सफ़र में ओबीसी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर काम किया है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा। और ओबीसी फैक्टर में मैं जो काउंट कर रहा हूँ, ये मैं कोई डिवाइड वगैरह इस तरह की चीज़ के लिए नहीं, मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये डेटा, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। और इसमें महिलाएँ भी, ओबीसी में महिलाएँ भी कहीं न कहीं जो भी हों, कुछ जगहों पर वो 50% से ऊपर हैं, कुछ जगहों पर वो 50% से कम है, यानी 40-45% के आस-पास हैं। तो कहीं न कहीं एवरेज एक मान के चलें कि 50% तक करीब-करीब महिलाएँ भी उसमें हैं। और इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ हो रहा है। जब से ये महिला बिल आया, यानी पहले अमृतकाल के उस सेशन में, अमृत सेशन में, तो लोगों में ये दो चर्चाएं बहुत गंभीर रूप से निकल करके सामने आई। लोगों को ओबीसी को महत्व नहीं दिया गया, और ओबीसी तो पहले से ही नाराज़ था वो जनगणना वाली बात को लेकर के, तो ओबीसी का जिक्र इसमें नहीं किया गया। वो साथ में ये भी कर सकते थे कि जैसे हम महिलाओं को देंगे, ओबीसी के लिए भी अलग से कुछ प्रावधान करेंगे, तो उस चीज़ के लिए नहीं कहा। दूसरा, जो वो जातिगत जनगणना है उसको लेकर के भी ओबीसी कहीं ना कहीं लंबे समय से नाराज़, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है उसमें नाराज़गी नज़र आ रही है। हालांकि ये मांग तो बहुत पहले से चलती आ रही है, पर नाराज़गी जो है पिछले कुछ महीने से थोड़ा सा तेज़ हो गई है। अच्छा, इसी आधार पर लोग ये चर्चा करने लगे कि शायद मोदी जी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, या सारी जो बीजेपी की वो राजनीति है वो फेल हो जाएगी, ओबीसी वोट जो है वो पूरा तो 40% हट जाएगा, क्योंकि ओबीसी के पास बहुत पहले से शानदार लीडरशिप है। जी हाँ, और मोदी जी अचानक आए और सबके लीडर बन गए, ये अलग बात है। लेकिन यदि वो ओबीसी वर्ग पूर्ण रूप से आप पर विश्वास नहीं करेगा, यानी उसकी जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, यानी वो जो मांग कर रहा है, वो जो डिमांड कर रहा है, यदि वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो छिटक भी सकता है। और उसके पास पहले से, यानी आपके सेंटर में आने के पहले आप जब गुजरात थे, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में, जहाँ राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में जहाँ चंक में सीटें हैं, यानी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ ओबीसी का एक अलग वोट बैंक था, उनका एक अलग लीडर था। तो वो यदि अपने लीडर के पास रिवर्स आते हैं, तो वो लीडर जो है इस समय इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं अधिकतम, तो ऐसी परिस्थिति में वो वोट बैंक भी खिसक सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि 2009 से लेकर के 2019 तक जो 18.56% वोट का इंक्रीज था, यह 18 नहीं, आधा तो इधर का उधर हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, या पूरा भी हो सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी शायद अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक बात तो सही है कि मोदी जी का जो साम्राज्य है इस समय वो ओबीसी पर ही टिका हुआ है। जी, क्योंकि यूपी, बिहार और जो मैंने आपको राजस्थान का, महाराष्ट्र का, देखिए मैंने आपको नहीं बताया था, महाराष्ट्र में भी 48 सीटें हैं, वहाँ भी बहुत प्रभावी हैं ओबीसी। तो ये ऐसे राज्य जहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत महत्व रखती है। तो और वो लोकल लीडरशिप मैंने आपको बता ही दिया कि वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है कहीं ना कहीं। जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए, वहाँ के जो 2 सीनियर लीडर जो हैं लोकल में, उद्धव ठाकरे और वो आपके शरद पवार, तो वो दोनों इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हैं। और वहाँ वो एनसीपी को तोड़ने, और वो सारी जो मैंने आपको कल या परसों वाले में बताया था कि एनसीपी को और शिवसेना को तोड़ने के लिए जो लोकल मराठी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। वो मराठी अस्मिता वाला जो आपको मैंने पश्चिम बंगाल में बताया था, उनके साथ भी वही कहीं ना कहीं है, वो भी, और भालू अच्छे वो हमारा बंगाल। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब इनके खिलाफ बनती, जो चीज़ें इनके साथ थी 2014 में, 2019 में, वो परिस्थितियां इनके खिलाफ बनती जा रही हैं, और राहुल गांधी इसी चीज़ को काउंटर कर रहे हैं। तो वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं उनके हिसाब से होती चली जा रही हैं, और यही चीज़ें इन्हें परेशान कर रही है। अब आप कहेंगे कि अभी तो बता रहे थे कि ये सारा कुछ नहीं होगा, कुछ और होने वाला है। जी बिल्कुल, आप ज़रा सा ध्यान दीजिए। जब सामान्य लोग इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, तो मोदी जी के पास एक शानदार कैबिनेट है, एक शानदार पीएमओ में जो है वो एक ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वेल एजुकेटेड। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते होंगे ऑलरेडी आपसे पहले? जैसे आप संसद के सत्र वाले में देख लीजिए, उन्होंने क्या 1 इंडिया 1 इलेक्शन आएगा, फिर उन्होंने बोला कि रोहिणी कमीशन आएगा, फिर उन्होंने कई सारी ऐसी, मैंने भी आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये सारी संभावना है। पर क्या आपने सोचा था कि ये महिला बिल आरक्षण इस तरह से आ जाएगा? तो मुझे तो यही लगता है कि वो भी विचार करते हैं, वो भी जानते हैं। मोदी जी को भी पता है कि ओबीसी के नाम पर सिर्फ वही अकेले नेता नहीं हैं, यानी जातिगत जनगणना से पीछे हटने की वजह से ओबीसी नाराज़ है, ये बात उन्हें भी पता होगी। बिल्कुल, भावना यह लग रही है कि मोदी जी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इस बार महिलाओं की तरफ केंद्रित होगी। संभवतः ऐसा लग रहा है कि इस बार, जैसे पिछली बार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कई सारे ऐसे मुद्दे निकल करके आए थे जिसमें ओबीसी पर केंद्रित होते जा रहे थे, और ओबीसी का बड़ा चंक वोट उन्हें मिला एक साथ, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, और 3 तलाक के आधार पर कहीं ना कहीं वो जो 20% वोट में जो मैंने आपको बताया कि वो कहीं ना कहीं इनसे अलग है, वो भी पूरा इनसे अलग नहीं, वोट तो मिलता ही मिलता है। और इस समय भी महिला बिल का जो हाल है वो यही है कि ये पहले पारित त्वरित हो जाएगा जब सब कुछ, उसके बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद फिर वो परिसीमन वगैरह कुछ बनेगा, कहाँ कहाँ दिया जा सकता है,
ठीक है। सारी सीटें, एक तो पहले तो सबसे बड़ी की है कि सीटों में अभी कुछ घटने बढ़ने वाली चीज़ें हैं इसमें। जनगणना के बाद सीटें घट बढ़ सकती हैं, जो 542 सीटें हैं वो बढ़ेंगी। यदि मान लीजिए नहीं भी बढ़ती हैं तो उन सभी सीटों में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 33% आप कहाँ कहाँ की सीटों पर क्या जनसंख्या है उनकी, कहाँ उनका प्रतिनिधित्व अधिक है, तो वहाँ उनको दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें करने में लोग सामान्य रूप से यही चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम 10 साल लग जाएंगे। जनगणना सामान्य रूप से अब अगर हो पाएगी तो वो 31 में होनी है। यदि मान लीजिए इसी वजह से, इस बिल की वजह से पहले कराई जाए तो भी 26 से पहले नहीं हो पाएगी। 24 में इलेक्शन है, 25 में ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में समय लगेगा। 25 में हो भी जाए तो भी 26 में जाकर के इन सारी चीज़ों पर मामला क्लियर हो पाएगा। वो सारा परिसीमन और वो डिसाइड करने और सीटों का निर्धारण करने के बाद भी ये 26-27 में जाकर के कुछ हो पाएगा। अगर बहुत फास्ट तरीके से किया जाए तो, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके से यदि कोशिश की जाए तो 27 तक हो जाएगा। नहीं तो 28, 29, आराम से 29 में। ये माना जा रहा है कि 29 से पहले तो नहीं मिल पाएगा, 29 में हो सकता है ये दाव खेला जाए। एक संभावना ये भी निकल करके आ गई इसमें, जो मैं आपको बता रहा था कि इन सारी चीज़ों से अलग हट करके कुछ और होने वाला है। वो ये है कि ये एक ट्रायल के तौर पर है। ये जो भी होना है ये भविष्य में होना है, उसको बाद में भी ये कर सकते थे। इस समय विशेष सत्र बुलाकर इसे ले आने की कोई ऐसी बहुत जल्दबाजी और या हड़बड़ तड़बड़ नहीं थी कि नहीं अब तुरंत इसे जल्दी से लागू कर दो। होने ही वाला नहीं है तो फिर बिना मतलब इसमें क्या हल्ला करना। तो कहीं ना कहीं ये ट्रायल के तौर पे मुझे लग रहा है ये था कि इसका देखें प्रभाव क्या होता है, इस पर कैसी चर्चा निकल करके आती है, क्या बातें होती हैं, जनता की तरफ से क्या फीडबैक आता है, क्या रिएक्शन आ रहा है, और उसी आधार पर कहीं ना कहीं भविष्य में अगले आपको 2-3 महीने में, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ बड़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और वो 2-3 महीने में भी नवंबर का महीना महत्वपूर्ण है और फरवरी का, यानी नवंबर के आसपास में आपको जो चीज़ें, इसलिए क्योंकि 5 स्टेट में जो इलेक्शन है वो असेंबली का, इस वजह से नवंबर दिसंबर के आसपास में, और उसके बाद मई के आसपास में है आपका लोकसभा का। तो फरवरी मार्च के आसपास में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, इन ये जो डेटा निकल कर गया है, ये जो विरोध हो रहा है, ये जो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, ये कुछ ये विधुड़ी टाइप के जो बयान आ जा रहे हैं बीच में, इन सारी चीज़ों के बाद जनता का रिएक्शन क्या है, जनता किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ों को समझ रही है, किसको मान रही है, किसको नहीं मान रही है, उन सभी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं नवंबर दिसंबर में या फरवरी मार्च में, जो वोटों को कहीं ना कहीं जो है एकत्रित कर सके। यानी किसी चीज़ पर आधारित एक वर्गीकरण किसी भी तरीके से उनको एक अन्य लोगों से अलग करके और अपनी तरफ कर लिया जाए, ताकि उनका एक चंक वोट या एक बड़ी संख्या में वोट एक साथ इकट्ठा मिल जाए, जैसे ओबीसी के टाइम पे हुआ था 2014 में, 2019 में, और 2024 की नैया पार लग जाए। बहरहाल इतना ही होता तो ठीक था। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। यदि महिलाओं पर ही केंद्रित बात की जाए तो आप ज़रा सोचिए कि क्या महिलाएं बेरोजगारी से प्रभावित नहीं हैं? वो भी तो प्रभावित हैं। बच्चे हैं घर में तो उस परिवार में महिलाएं भी तो हैं, तो वो भी तो प्रभावित हो रही हैं। महंगाई की मार वो भी झेल रही हैं। 1200 का सिलेंडर उनको भी खरीदना है, 1100, 1150, 1250 हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है, तो इसका असर उन पर भी तो होता होगा। क्या देश की महिलाएं ये नहीं समझती हों कि राष्ट्रपति जी को अब जिस तरीके से कहा जा रहा महिला सम्मान के लिए, और वो महिला बंधन, वो सारी चीज़ें कही जा रही, तो आप ज़रा सोचिए, क्या वो देश की महिलाओं को जिस तरीके से एक करने की कोशिश हो रही है, तो क्या वो नहीं सोचती होंगी कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उसको महामहिम जी को नहीं बुलाया गया, जब पूजन हुआ तब भी नहीं बुलाया गया, उद्घाटन हुआ तब भी नहीं बुलाया गया, और पहला सत्र जब चालू हुआ तब भी नहीं बुलाया गया, जबकि वो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को। और महिला हैं, उनका जीवन संघर्ष कुछ इस तरह का है कि उन्हें तो फ्रंट पे रखना चाहिए था। और यदि उन्हें फ्रंट पे रख करके मोदी जी ये महिला वाली बात करते, सम्मान की बात करते, बंधन की बात करते, तो शायद महिलाएं प्रभावित भी होती बहुत बड़े स्तर पे, पर वो ऐसा नहीं किया गया। तो इस चीज़ को तो जैसे विपक्ष काउंटर कर रहा है, तो महिलाएं भी तो समझेंगी ना कि यदि ऐसा होता तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो बुलाना चाहिए। तो इससे तो हमें खुद जो है आपके पास कम से कम उसका सम्मान करो पहले, हमारा बाद में करना। अच्छा, इस बिल को लेकर के एक और चीज़, ये बिल 2010 में राज्यसभा में पास हो चुका है कांग्रेस के समय में, लेकिन ये इनके जो कुछ सहयोगी दल थे वो साथ नहीं थे, या कुछ विपक्ष में या कुछ अनबन तनबन कुछ हुई, जिस वजह से ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसमें संभावना यही है कि ये सिर्फ जनता को परखने के लिए, समझने के लिए, किसकी नाराज़गी कितनी है, किसका झुकाव किस तरफ है, किन चीज़ों पर लोग प्रभावित हो रहे हैं, किस बातों से लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्या फीडबैक आ रही है, इन सारी चीज़ों को देख करके, अध्ययन करके नवंबर में और फरवरी में आपको कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। अभी तक की यही संभावना है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।